हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 7 अगस्त। तो चलिए हम लोग कवर करेंगे 6 और 7 अगस्त का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भूस्खलन और अत्यधिक भारी वर्षा की सटीक निगरानी करने के लिए प्रिसाइज निगरानी करने के लिए हाल ही में किस जिले में एक उन्नत एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है भूस्खलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। पिछले साल यहाँ पर बहुत भयंकर भूस्खलन आया था, तो इसकी वजह से इस ज़िले में एक्स बैंड वाला डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की जा रही है, जिससे मौसम संबंधी जो भी गतिविधियाँ हैं वो पहले ही इस रडार के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हम कुछ कदम उठा सकें। इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? तो एक्स जो बैंड रडार है उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों है वो बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ इसका बहुत छोटा होता है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, जिससे सूक्ष्म गतिविधियों जो बादलों में या हल्की भारी बारिश के स्थानीय स्तर पर होने वाले जो मौसमी परिवर्तन है उसकी सटीक गणना कर सकता है, स्कैन कर सकता है और हमें बतला सकता है। और इसका रेंज भी काफ़ी 100 किलोमीटर के आसपास तक होता है। तो ये 100 किलोमीटर के आसपास के चीज़ों को, मौसम चेतावनियों को समझ करके न्यूज़ जो है फोरकास्ट कर सकता है, बता सकता है। इससे हमको पहले ही पता चल जाएगा, हम इसके लिए कदम उठा सकते हैं, राहत कार्यक्रम जो भी है चला सकते हैं। दूसरा है, हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा। चांदीपुर से किया गया है अग्नि-4 का सफल परीक्षण। डीआरडीओ के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। और चांदीपुर में दोस्तों एकीकृत परीक्षण रेंज है, इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज, वहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और अग्नि-4 का जो विशेषता है वो है कि ये मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इंटर रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 4000 किलोमीटर है। मारक क्षमता इसकी दोस्तों 4000 किलोमीटर है। और इसमें 2 चलने वाली ठोस प्रबंधक प्रणाली, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 चलने वाली ये ठोस प्रबंधक प्रणाली से इंजन इसमें फिट किया गया है। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी ये न्यूक्लियर वारहेड्स जो हैं उसको ले जा सकती है और गिरा सकती है। सामरिक बल कमान दोस्तों, इसकी स्थापना 4 जनवरी 2003 में की गई थी, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और ये भारत के जो परमाणु कमान प्राधिकरण है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसका एक हिस्सा है। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में किया गया था। क्या है? और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। मोटो इसका बलस्य से मूल विज्ञानम इसका एक मोटो है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, देश भर में हथकरघा बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2026 में कौन सा संस्करण है? तो इसका कौन संस्करण मनाया जा रहा है? 12वां संस्करण। 2015 में से शुरू किया गया था दोस्तों, जो मोदी सरकार इसने शुरू किया था। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से ये दोस्तों इसमें 2-3 प्राइज़ दिए जाएंगे, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। और ये जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मुख्य रूप से इसका ऐतिहासिक एक परिप्रेक्ष्य भी है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर स्वदेशी अपनाने की बात की गई थी। तो उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम की मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? एक योजना है गोवर्धन स्कीम, और इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है 23,731 करोड़ इसका जो है बजट एलोकेशन किया है, इसकी मंजूरी दी गई है। इसका जो अवधि और लक्ष्य है 2026-27 से लेकर 2035-36 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस तरह से ग्रामीण परिक्षेत्र में जो कृषि अवशेष होते हैं, गोबर हो गया, जो जैविक कचरा हो गया, उनसे
किस तरह से जैविक खाद और क्लीन फ्यूल का जनरेट किया जाए, इसलिए एक गोवर्धन योजना शुरू किया गया। इससे गाँव में जो है सेल्फ सफिशिएंसी जो है एनर्जी के मामले में हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश के 500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है मुंबई में ब्रिक्स वेब बाजार, इसका आयोजन किया गया है और सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तो इसका आयोजन किया गया है। इसका दोस्तों इसमें 20 से अधिक देश जो है उसकी भागीदारी हो रही हैं और खासकर इसका उद्देश्य है कि किस तरह से जो हमारा ऑरेंज इकोनॉमी है, फिल्म, मीडिया, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, जो भी डिजिटल कंटेंट है ये ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, इसके व्यापार को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों के लिए वेब बाज़ार शुरू किया गया है। आज पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 6 अगस्त 2026 को 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ब्रिक्स का जो है भारत 2026 का अध्यक्षता कर रहा है। इस संबंध में अलग अलग ब्रिक्स कार्य समूह का बैठक हो रही है। अभी हाल फिलहाल में जो उद्योग मंत्री हैं, ब्रिक्स के उद्योग मंत्री, इनका सम्मेलन किया गया है जयपुर में इनकी जो है बैठक हुई है। और इस बैठक में दोस्तों मुख्य रूप से किस तरह से औद्योगिक सहयोग बढ़ा सकता है ब्रिक्स कंट्री आपस में जुड़कर, इसके लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी अपनाया गया है। ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रमुख इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों इसमें ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड, इसका प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिक्स की स्थापना मैंने बहुत बार बता चुका है, 2006 में हुआ था और अनौपचारिक रूप से इसके बाद 2009 में जो है एकटेनबर्ग में इसका पहली बैठक होता है और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है, तो ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन जाता है। 2026 में भारत में इसकी अध्यक्षता और 2025 में ये ब्राज़ील में हुआ था। ये सब फैक्ट्स पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से भौगोलिक संकेतक और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हैंडलूम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेतक GI और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजक करता था दोस्तों कपड़ा मंत्रालय, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से किया गया है। उद्देश्य क्या था कि भारत में जो GI टैग प्राप्त उत्पाद है, हथकरघा और हस्तशिल्प, उनकी विरासत को दिखाना, प्रदर्शित करना, यही सब इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जो कुछ नए जो GI टैग जिनको दिए गए हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जैसे लद्दाख नामू टेक्सटाइल, ये लद्दाख पश्मीना टेक्सटाइल, ये सबको GI टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हिमाचल गुदमा, हिमाचल लिंगचे, इसको दिया गया। झारखंड का बांस शिल्प और झारखंड का तसर सिल्क और मुंडा आभूषण, मुंडा ज्वेलरी है झारखंड का, उसको भी प्रमाण पत्र दिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली टेराकोटा। GI टैग में जो पूछा जा सकता है मुख्य रूप से दोस्तों, ये GI टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत ये प्रशासित होता है। इसका जो मुख्यालय चेन्नई में है और 15 सितंबर 2003 से इसको इन्फोर्समेंट लागू किया गया। जो पहला GI टैग है भारत में, सबसे पहला GI टैग दिया था दार्जिलिंग चाय को। 2004-05 में दार्जिलिंग जो चाय है उसको पहली बार GI टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 जुलाई को आयोजित भारत लेसोथो संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग ज्वाइंट बायलैटरल कमीशन कॉरपोरेशन की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। जो लेसोथो है, लेसोथो साउथ अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है और भारत और लेसोथो के बीच में ये ज्वाइंट बायलैटरल कमीशन फॉर कॉरपोरेशन ये किया गया। 6ठी बैठक इसकी की गई और दोनों देशों ने आपस में जो विकास डेवलपमेंट पार्टनरशिप है और क्षमता कौशल निर्माण इत्यादि पे सहयोग बनाने की सहमति व्यक्त की है। चार्ज नहीं है पेन दोस्तों। संसद द्वारा पारित उच्चतम न्यायालय
संशोधन विधेयक 2026 सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो ये बिल है उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक बिल, इसको पास कर दिया गया है। जो भारत में अभी जो न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उसकी संख्या 33 है, अब इनको बढ़ाकर 37 कर दिया जाएगा। टोटल कुल जो है मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 38 हो जाएंगे। तो ये पारित किया गया है विधेयक। थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 1241 आर्टिकल 124(1) के तहत भारत के एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है और संविधान के तहत पार्लियामेंट को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का उसको अधिकार प्राप्त है। समय समय पर ये दोस्तों इसमें बढ़ाया गया, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया। 1950 में पहले 7 न्यायाधीश होते थे, कुल 8 थे मुख्य न्यायाधीश मिला करके। 1956 में बढ़ाकर 11 कर दिया गया, 1960 में 14 कर दिया गया, फिर 1978 में 18, 1986 में 26 की गई, 2009 में 31 की गई और 2019 में 34 की गई है। 33 प्लस सीजेआई 2026 में वर्तमान में 38 की गई है। 37 जो है न्यायाधीश और प्लस एक सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 38। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जहाँ पे संसद के पुनः समन्वित होने पर 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 1242 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट की नियुक्त समिति एसीसी ने हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन के कार्यकाल को कितने समय तक लिए बढ़ा दिया। तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया। टी.वी. सोमनाथन जो कैबिनेट सचिव हैं उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो दोस्तों आज के में इतना ही था। थैंक यू।